अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा 10th केमिस्ट्री का टॉपिक है यूजेस ऑफ साल्ट्स। ठीक है, यूजेस ऑफ साल्ट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि साल्ट्स की क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले साल्ट हैव वास्ट एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यानी जितनी भी मसनूआत की इंडस्ट्रीज़ हैं उन सारी की सारी में एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं साल्ट्स की। जैसे कि नमक हर एक खाने की इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा सोडे के तौर पे यूज़ होता है, वो भी हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और डेली लाइफ में कई ऐसे साल्ट्स हैं जो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। सम कॉमन साल्ट्स एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 10.5। 10.5 टेबल पे चलते हैं तो ये 10.5 टेबल है। इसमें देखें नेम ऑफ साल्ट के साथ उसके कॉमन यूजेस लिखे हुए या इंडस्ट्रियल यूजेस। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट या जिसे हम हेलाइट भी कहते हैं। तो हेलाइट या कॉमन साल्ट या सोडियम क्लोराइड जो है इसका कॉमन जो फंक्शन या यूज है वो है इट इज़ कॉमनली यूज एज टेबल साल्ट। ये टेबल साल्ट के तौर पर यूज होता है फॉर कुकिंग पर्पज, खाना पकाने के लिए के मकसद के लिए। इट इज़ आल्सो यूज फॉर डी आइसिंग रोड इन विंटर। सर्दियों के अंदर जब बर्फ बारी होती है तो बर्फबारी के दौरान अगर सड़कों पर बर्फ हो जाए तो गाड़ियों वगैरह की कह लें चलने के अंदर रुकावट होती है और स्लिपरी हो जाती है रोड, तो फिर उस बर्फ को हटाने के लिए डी आइसिंग के लिए सोडियम क्लोराइड को डाला जाता है। असल में यहाँ पर फंक्शन कैसे होता है डी आइसिंग का कि जो सोडियम क्लोराइड है जैसे ही अ, उस आइस के ऊपर यानी उस बर्फ के ऊपर गिरती है तो बर्फ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे जो एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, जिससे सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस हैं वो एक दूसरे से क्रिस्टल के जो आयंस हैं वो अलग होना शुरू हो जाते हैं। यानी सोडियम और क्लोरीन के आयंस जो हैं वो आयंस एक दूसरे से अलहदा होने के दौरान उस आइस को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये विंटर के अंदर उस डी आइसिंग के लिए इस NaCl को साल्ट को यूज़ किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल। मेटल को प्रिपेयर करने के लिए जैसे चैप्टर नंबर 8 के अंदर सॉरी 7 के अंदर हमने 9th में पढ़ा था कि सोडियम की मैन्युफैक्चरिंग बाय डाउन सेल का मेथड जो है वो सोडियम क्लोराइड के मोल्टन फॉर्म से हमने किया था। उसके अलावा कास्टिक सोडा बनाते थे। कास्टिक सोडा यानी NaOH, ये कैसे बनाते हैं वो वहाँ पर नेल्सन सेल पड़ा था, ये डायफ्राम सेल पड़ा था। उसके अलावा वाशिंग सोडा, ये वाशिंग सोडा जो है इसे हम Na2CO3 कहते हैं। ठीक है, Na2CO3 के साथ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे ये देखें नीचे लिखा हुआ है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये वाशिंग सोडा लिखा हुआ है Na2CO3.10H2। वाशिंग सोडा की भी दो टाइप्स हैं। एक वाशिंग सोडा होता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, यानी जैसे ये 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नजर आ रहे हैं तो इनको हम कहते हैं इनकी मौजूदगी में इसको वाशिंग सोडा कहते हैं। और अगर ये ना मौजूद हो, जैसे यहाँ पर ये Na2CO3, ये 3 की जगह 2 की जगह 3 लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा बुक में। ये जो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको हम सोडा ऐश कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है। तो सोडियम कार्बोनेट विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन Na2CO3 होता है, 3 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो सोडियम सोडा ऐश है, इस सोडा ऐश को हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ये ग्लास को बनाने के लिए यूज़ होता है। डिटर्जेंट्स यानी जो आपके घरों में सफाई के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं, कपड़ों को या साफ़ करने के लिए जो भी, वो सारे डिटर्जेंट की कैटेगरी में ही आते हैं। तो पल्प जो पेपर पल्प होती है, यानी पेपर का गूदा जो होता है उसको बनाने के लिए और दूसरे केमिकल प्रिपेयर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, सोडा ऐश है। इस तरह सोडियम कार्बोनेट विद 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर हो सोडियम कार्बोनेट के पास तो उसे वाशिंग सोडा कहते हैं। इसका यूज़ ये है कि इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस। यानी इसको क्लीनिंग एजेंट यानी साफ करने वाले एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। और फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ये पानी को क्या करता है, सॉफ्ट करता है, उसकी हार्डनेस को कम करता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे वाटर वाले इसी सिलेबस के चैप्टर के अंदर कि ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कैसे करता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल लाइक कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने के लिए यानी NaOH को प्रिपेयर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है। बोरेक्स Na2B2O7, ये फार्मूला बोरेक्स का होता है Na2B2O7। ये जो बोरेक्स है, ये बोरेक्स आप सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 या 2 के अंदर पढ़ेंगे कि बोरेक्स क्या होता है। उसका एक टेस्ट भी आएगा, बोरेक्स बी टेस्ट।
तो बोरक्स के बारे में वहाँ पर पढ़ेंगे। उसके अलावा ग्लास SiO2 से, जिससे सिलिका से बनता है, वो उसको बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है। सॉप बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है। और पेपर की इंडस्ट्री में भी जो पल्प बनाने में, पल्प को हार्डन से सॉफ्टन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट है, Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट के बारे में देख लेते हैं। तो लिखा है इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर, डिटर्जेंट। ग्लास, पेपर और डिटर्जेंट के अंदर सोडियम सल्फेट को यूज़ किया जाता है। डिटर्जेंट में, उन डिटर्जेंट में सोडियम सल्फेट को यूज़ करते हैं जो बहुत हार्ड कह लें, सरफेस को कह लें नरम करने के लिए होते हैं। जैसे जितनी भी जो शेविंग की क्रीम्स हैं उनके अंदर हम ज़्यादातर सोडियम सल्फेट को डालते हैं, क्योंकि ये उसकी जो बालों की हार्डनेस है उसको थोड़ा सा नरम कर देता है, जिससे वो आसानी से कट किए जा सकते हैं। आगे सोडियम सिलिकेट क्या है, Na2SiO3। सोडियम सिलिकेट का यूज़, ये असल में डेरिवेटिव है सिलिका का, यानी सिलिका से सिलिकेट बना है। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ हद तक सैंड जैसी ही हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बनाने में भी यूज़ हो सकता है, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। और एडहेसिव, एडहेसिव कहते हैं चिपकने वाले मादे, तो ये चिपकने वाले मादों के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद आता है सोडियम क्लोरेट, NaClO3। यहाँ पर जैसे कि Na के साथ Cl O3 वाला हिस्सा है, Cl O3 क्लोरीन का जब भी ऑक्साइड होगा तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, एक्सप्लोजिव होगा। तो ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सप्लोजिव्स यानी बारूदी मवाद को बनाने के लिए यूज़ होता है। प्लास्टिक्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ये सोडियम क्लोरेट को यूज़ किया जाता है, और अदर केमिकल, दूसरे केमिकल बनाने के लिए। उसके बाद सोडियम टेट्राबोरेट। यहाँ पर ये जो Na2B4O7 है, इसको हम बोरेक्स कहते हैं। ये जो है Na2B4O7, ये सोडियम टेट्राबोरेट ही एक तरह से वो बोरेक्स है जो पीछे मैंने ये वॉशिंग सोडा के अंदर बताया था। तो बोरेक्स का काम क्या है, ये सोडियम टेट्राबोरेट 10 है वाटर क्रिस्टलाइजेशन के साथ। इसका काम है ये मैन्युफैक्चर करता है हीट रेजिस्टेंट ग्लास, ऐसा ग्लास जिसके अंदर से हीट पास नहीं हो सकती। इसको हम पायरेक्स भी कहते हैं, पायरेक्स का ग्लास। जैसे कभी आप केमिस्ट्री की लैब में जाओ तो केमिस्ट्री की लैब के अंदर जो ग्लासवेयर होता है, वो ग्लासवेयर पायरेक्स का बना हुआ है। वो पायरेक्स जो है कंपनी, वो ऐसे ग्लास बनाती है जो हीट रेजिस्टेंट है। इसलिए आप बीकर के अंदर कोई भी चीज़ गर्म करो तो बीकर फटता नहीं है, क्योंकि वो ग्लास जो है हीट रेजिस्टेंट ग्लास है। उसके बाद ग्लेजेस, ये खास तरह के कह लें, ये भी ग्लास नहीं बल्कि नक्शो निगार एक तरह से होते हैं, रंगीन नक्शो निगार। ग्लास की, यानी ग्लास की टाइप है, ग्लास के ऊपर ये किया जाता है। खास तरह के ग्लासेस होते हैं जिन पे ये नक्शो निगार बनाए जाते हैं और कलर्ड होते हैं। तो ये ग्लेजेस और एनामल्स बनते हैं उससे। ठीक है, तो ये भी इस सोडियम टेट्राबोरेट से बनते हैं, जो कलर्ड ग्लास या क्रेविंग वाले, जिसके ऊपर खरीदा गया हो ग्लासेस, ऐसे ग्लासेस को बनाया जाता है। ठीक है, इसी से। उसके बाद लेदर इंडस्ट्री में सोकिंग, सोकिंग कहते हैं किसी चीज़ को अंदर डालकर उस चीज़ के अंदर उसको छोड़ देना कि वो नरम हो जाए, या उसके अंदर से वो जो क्या लें, जैसे आम रूटीन के अंदर जब चमड़ा अलहदा किया जाता है किसी भी जानवर से, तो उस चमड़े को किसी ऐसे साट के अंदर डाल देते हैं जिस साट में सोख होने के बाद वो जल्दी खराब ना हो। तो ये जो लेदर इंडस्ट्री में सोख करना है, ये सोडियम टेट्राबोरेट के सोल्यूशन में किया जाता है, जिससे वो उसके ऊपर एक सख्त सी लेयर बन जाती है, यानी वो लेयर जो इसको खराब होने से बचाती है। और क्लीनिंग हाइड, हाइड कहते हैं चमड़े की जो पूरी स्ट्रिप्स होती हैं, यानी चमड़ा होता है। तो हाइड को क्लीन करने के लिए, यानी उसके ऊपर जितनी भी गंदगी लगी होती है उसको हम क्लीन भी इसी के जरिए करते हैं। आगे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, इसका काम भी डीआइसिंग रोड की है। कैसे करेगा कि इसकी जो आयंस होंगे, जैसे ये क्रिस्टल को आयंस में कन्वर्ट करना होगा तो वाटर को आइस से वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो वाटर जो है वो आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है जब उसके ऊपर आयंस जो हैं, सॉरी क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टल आयंस में कन्वर्ट होता है। तो वो ये एनर्जी का ट्रांसफर एक दूसरे के अंदर होता है, जिससे वो जो साल्ट है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसको ज़्यादा तफसील के अंदर जब हम एम ये BSc लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर तफसील इसकी आएगी कि डीआइसिंग कैसे होती है आयंस के ज़रिए। ठीक है, या फिर FSC के अंदर हम फर्स्ट ईयर में जब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की एलिवेशंस पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ हद तक आइडिया हो जाएगा।
एज अ ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रिएजेंट एंड फ्रीजिंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट भी है, यानी ड्राई करता है केमिकल्स को, ठीक है, यानी उनमें से पानी को खींच लेता है, अपने अंदर जज्ब कर लेता है, जिसे हाइग्रोस्कोपी भी कई वर्ड में कहते हैं। तो ड्राइंग एजेंट है, पानी को क्या कर देता है, अंदर से खींच लेता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर से। दूसरा फ्रीजिंग एजेंट है, अब ऊपर डी आइसिंग ऑफ रोड कर रहा है लेकिन नीचे फ्रीज कर रहा है। अब यहाँ दोनों में फर्क है, डी आइसिंग के अंदर सॉलिड फॉर्म में हम कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं, और सॉलिड फॉर्म में जब वो होता है तो वो पानी को बनाता है आइस से पानी में, यानी आइस से पानी में कन्वर्ट करता है डी आइसिंग के दौरान। लेकिन फ्रीजिंग एजेंट में हम पानी के अंदर इसको मिक्स करके इसका सोल्यूशन बनाया होता है। अब सोल्यूशन की फॉर्म में जो साल्ट है वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने साथ जकड़ के रखता है। जब जकड़ के रखेगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस जो है वो आसान हो जाएगा, इसलिए बड़ी आसानी से वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद देर तक वो फ्रीज पानी जो है वो पड़ा रहेगा, वो जल्दी कह लें पानी में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आगे कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, तो क्विक लाइम जो है इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी आते हैं। लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और किसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट? गैसेस का। ये गैसेस के डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी गैसेस में से भी पानी को निकाल लेते हैं, पानी को अलहदा कर लेते हैं, या अल्कोहल्स में से, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, एज अ सैनिटाइजर भी यूज़ होती हैं। उसके अलावा भी कई इसके पर्पज़ हैं, पीने के लिए, एज अ ड्रिंक भी है। तो अल्कोहल जो है उसको पानी से फ्री करने के लिए, या गैसेस को जो है पानी से फ्री करने के लिए, ड्राई करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। उसके अलावा स्टील की मेकिंग के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, स्टील मेकिंग के दौरान। और वाटर ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट में कैसे करते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के अंदर डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फर्दर रिएक्ट करता है पानी के अंदर मौजूद इम्प्योरिटीज के साथ और उसको नीचे की तरफ बिठा देता है। या यहाँ पर लिखा है अदर केमिकल्स लाइक स्लेट लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बाइड, ये सारे के सारे इससे प्रिपेयर किए जाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड से। कैल्शियम स्लेट लाइम हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, जिसे हम CaOH ट्वाइस कहते हैं, जबकि ब्लीचिंग पाउडर जो है CaClOCl कल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। और कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ये कैसे बनता है, इसकी इंडस्ट्री जो है वो आगे फर्दर हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर जो है, शुगर को हमने प्योरीफाई करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों का एक मिक्सचर बना देते हैं, जिसको हम सोडा लाइम कहते हैं। सोडा लफ्ज आया सोडियम हाइड्रोक्साइड से और लाइम आया है CaO से। तो सोडा लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, ये यूज होता है रिमूव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स को फ्रॉम एयर, यानी हवा से वाटर के वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए यूज होता है ये सोडा लाइम, ठीक है। तो सोडा लाइम का काम क्या है, ये वाटर वेपर्स को एयर से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है किसी चीज के अंदर से। ज्यादातर ये प्योरिफिकेशन शुगर के लिए हम यूज करते हैं, और इसका नाम क्या है, CaO और प्लस NaOH का सोडा लाइम, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट .2H2O यानी CaSO4.2H2O, इसका दूसरा नाम जिप्सम भी है। जिप्सम जो है वो फर्टिलाइजर के तौर पर भी यूज होता है, प्रिपेयर करने के लिए फर्टिलाइजर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला जो है वो आपके जो सिलेबस, पुराने सिलेबस था 8th का, अगर आपने उसके ऊपर गौर किया हो तो वहां पर लिखा हुआ था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है 2CaSO4.H2O, या फिर अगर हम सिर्फ CaSO4 के लिहाज से कहें तो CaSO4.12H2O। तो ये उसका फार्मूला है, ये आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को हीट करने से, इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को निकालने से बनता है, ठीक है। विच इज यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज कास्ट, यानी जो स्टैचूज हैं बड़ी बड़ी जो कह लें पुतले वगैरह हैं उनको बनाने के लिए, या फिर ये डिफरेंट तरह के कह लें नक्शो निगार बनाने के लिए वो यूज होता है। उसके बाद पोटाशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट भी बहुत ज़्यादा हैवी कह लें कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये नाइट्रेट्स का मेन फंक्शन फर्टिलाइजर बनाने में है, या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लास।
फ्लिंट ग्लास के बारे में आप पढ़ेंगे कि ये ग्लास बहुत प्योर फॉर्म का ग्लास होता है, जिसके अंदर बिल्कुल शफाफ आर पार नजर आने वाला ग्लास है। सॉरी, आर पार नजर एक से डायरेक्शन से आता है, एक से नहीं आता। यानी एक डायरेक्शन से आप देखो तो आपको सामने वाली चीज नजर आएगी, लेकिन अगर दूसरी साइड से देखोगे तो आपको वो चीज नजर नहीं आएगी। तो इस तरह की ग्लास बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट को यूज किया जाता है। ठीक है। लास्ट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट और पानी बनाते हैं। तो इसकी वो इक्वेशंस मैंने आपको काफी बार बताई हुई हैं। HCl NaOH NaCl और H2O बनाता है। H2SO4 NaOH के साथ Na2SO4 और H2O बनाता है। स्टिक एसिड वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम एसीटेट और वाटर बनाता है। ठीक है, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। अब नीचे इंफॉर्मेशन देख लें, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कि आपकी जो टीयर्स हैं, यानी आपके जो आंसू हैं, या प्रेस्पिरेशन, यानी आपकी स्किन से जो पसीना वगैरह खारिज होता है, एंड ब्लड टेस्ट, यानी ब्लड का जो टेस्ट है साल्टी होता है, नॉट बिकॉज ऑफ यू ईट कॉमन साल्ट। ये इसलिए नहीं होता कि आप कॉमन साल्ट हर रोज खाते हो और उसकी वजह से, बल्कि लिखा हुआ है योर बॉडी कंटेन्स अदर साल्ट्स, आपकी बॉडी के अंदर दूसरे साल्ट भी होते हैं, दैट गिव साल्टी टेस्ट टू योर टीयर्स, पर्सपिरेशन एंड ब्लड। यानी वो जो बॉडी के अंदर बाकी साल्ट्स हैं, पोटाशियम के, सोडियम के, या जो भी साल्ट हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर से निकलने वाले टीयर्स या पर्सपिरेशन यानी पसीने और ब्लड को क्या टेस्ट देते हैं, साल्टी टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर एंड होता है। ये टेस्ट योरसेल्फ आपने करने की कोशिश करनी है। ये लास्ट में प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है, इसको मैं ज़रा हल्का से बता देता हूँ कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी हम साल्ट्स को यूज़ करते हैं या एसिड्स को यूज़ करते हैं। तो केमिकल यूज टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, यानी जो खुराक को खराब होने से बचाते हैं उनको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। फूड स्पॉइलेज में बी ड्यू टू माइक्रोबियल एक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन, यानी कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से भी फूड खराब हो सकती है, या माइक्रोबियल एक्शन यानी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस की वजह से भी फूड खराब हो सकती है। So preservative serve as either antimicrobial और antioxidant और both, यानी या तो ये एंटी माइक्रोबियल यूज होते हैं, यानी माइक्रोब्स को, छोटे जानदारों को किल कर देते हैं, या फिर एंटीऑक्सीडेंट, यानी ये केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो केमिकल असल में फूड को ऑक्सीडाइज जब किया जाता है तो फूड जो है वो स्पॉइल होना शुरू हो जाती है ऑक्सीडेशन से। तो उस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं जो फूड की स्पॉइलेज को रोकते हैं। ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं। मैन्युफैक्चरर ऐड प्रिजर्वेटिव मोस्टली टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ द फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम। यानी आपकी फैक्ट्री में, किसी फैक्ट्री में कोई चीज बनी है, तो उस चीज को वहां से आगे पूरे के पूरे कह लें एरिया तक ट्रांसपोर्ट करना है उस फूड को, और टाइम भी काफी उसमें लगता है, तो फिर उसके लिए वहां पर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, और वो प्रिजर्वेटिव उनको उस रास्ते के दौरान या वहाँ उस शॉप तक ले जाने और वहां से आगे घरों तक जाने और फिर खाने तक के दरमियान महफूज रखते हैं। आगे नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स जो हैं कौन कौन से हैं? शुगर, साल्ट, अल्कोहल, विनेगर, ये सारे के सारे नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव नहीं, ये खुराक को कह लें प्रिजर्व करते हैं। लेकिन खुराक की टाइप के लिहाज से कुछ ऐसे होते हैं जो खुराक को साल्ट की फॉर्म में अगर प्रिजर्वेटिव यूज करें तो या महफूज कर रख सकते हैं, कुछ शुगर डालें तो महफूज रह सकते हैं, कुछ अल्कोहल से और कुछ विनेगर से। तो दे एफिशिएंटली कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन फूड। तो ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को फूड के अंदर बड़े बेहतर अंदाज से कंट्रोल कर सकते हैं। दे आर यूज टू प्रिजर्व मीट, फिश एक्सेट्रा। ये मीट और फिश को खराब होने से बचाते हैं। देखिए कभी आपने सुना हो कि गोश्त को या मछली को नमक लगा के रख दिया जाता है, तो वो इसीलिए लगाते हैं कि वो जल्दी खराब नहीं होती फिर। ठीक है, तो अचार को भी अचार में नमक वगैरह क्यों डाला जाता है? कि उसको खराब होने से बचाया जाता है। ये विनेगर इसीलिए डाला जाता है कि वो जल्दी खराब ना हो। टेस्ट तो टेस्ट है लेकिन खराब ना हो, इसके लिए भी डाला जाता है। ठीक है, इसके साथ आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो एसिड रेन है, तो एसिड रेन के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। चैप्टर जो आपका वाटर वाला है उसी के अंदर ही एक हल्का सा आइडिया आपने पीछे भी पढ़ा होगा, तो मैं बता देता हूँ कि एसिड रेन होती है एसिडिक एयर पोल्यूटेंट के पानी के साथ मिक्स होने पर, बारिश के पानी के साथ। और एसिडिक एयर पोल्यूटेंट कौन से हैं? ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड्स। तो इनको जब जो रेन है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं तो इससे एसिडिक रेन बनती है। और ये जब जमीन के ऊपर गिरती है तो ये एसिडिक होती है, तो ये
क्या ले पीएच को डिक्रीज कर देती है, जो सरफेस है उसकी जहाँ पर गिरती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम जब एसिड रेन नीचे गिरती है तो वो एनिमल्स को भी डैमेज करती है, प्लांट्स को भी, बिल्डिंग्स को भी, वाटर बॉडीज यानी पानी के अंदर जो जानदार हैं उनको भी, और इवन सॉइल आपकी जो ज़मीन है उसको भी कह लें खराब करती है, उसकी पीएच को कम कर देती है, जिससे वहाँ पर पौधे जो है ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, ये एसिड रेन जो है इसकी इफेक्ट्स हैं कि वो एसिडिक रेन जो है वो क्या क्या इफेक्ट्स रखती है। ठीक है, इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम एक्सरसाइज के साथ दोबारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे उस क्या लें लेक्चर के आखिर में पूछ सकते हैं। ठीक है, या उसमें पूछ लें आप व्हाट्सएप के ऊपर, या उसके अलावा आप उस पर भी पूछ सकते हैं जो क्वेश्चन एयर है उसमें भी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।